रहस्यमयी लकी ड्रॉ लास्ट पार्ट 11। ओबेरॉय जी, हो सकता है वो गायब ना हुए हों और वहीं रहते हों। वैसे उनको गायब हुए कितना समय हो गया? घनश्याम, यही कोई 105 साल। ओबेरॉय जी अब शांत हो गए थे। सभी प्रतिभागी ध्यान से इस घटना के बारे में घनश्याम से सुन रहे थे कि अचानक झटके के साथ गाड़ी रुकती है। बबीता घबराकर, अब क्या हुआ? रमेश, लगता है काली हवेली पहुंच गए। रमेश और बबीता के दिमाग में नए स्थान पर जाने से ज़्यादा कल रात की और आज दिन की घटना परेशान कर रही थी। घनश्याम, जो पैसेंजर केबिन्स की ओर था, दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकला। रात हो चुकी थी। घनश्याम ने घड़ी देखी, रात के 8 बज गए थे। गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी, जहां दूर दूर तक कोई मकान नहीं थे। गाड़ी तारों की बाड़ी से घिरी हुई एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। तारों की बाड़ी और हवेली में चारों ओर लगभग 2000 फीट का अंतर था। हवेली में भूतल और प्रथम तल था, लेकिन दोनों की ऊंचाई बहुत अधिक थी। सामने एक पोर्च निकला हुआ था, जिसमें शायद पहले गाड़ी या बग्गी खड़ी की जाती रही होगी। घनश्याम के द्वारा आवाज़ लगाने पर सभी लोग अपना अपना सामान लेकर बस से बाहर निकल आए। आकाश और श्वेता ही थे जो बिना सामान के बाहर आए, क्योंकि उन्हें होटल बाहर जाना था। ओबेरॉय जी ने चारों ओर देखा। चारों ओर सुनसान था। हल्का हल्का कोहरा ठंड को और बढ़ा रहा था। सामने 2 मंजिला हवेली थी, जिसमें उजाले के नाम पर भूतल के ऊपर प्रथम मंजिल में शायद दिए जल रहे थे, क्योंकि खिड़कियों से हल्के हल्के टिमटिमाते दियों का प्रकाश दिखाई दे रहा था। ओबेरॉय जी, धर्मेंद्र भाई, काली हवेली दूर से ही बड़ी भयानक लग रही है। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि कॉटेज हैं कहाँ? हवेली के इस ओर तो दिखाई नहीं दे रहे, दूसरी ओर हैं क्या? शर्मा जी, हाँ तो फिर इस ओर बस क्यों रोक दी? कॉटेज के पास ही ले चलो। धर्मेंद्र, आप लोग गलत सोच रहे हैं। कंपनी ने यहाँ अलग से कॉटेज नहीं बनाए हैं। आप लोगों को काली हवेली के अंदर ही रहना है। रमेश, क्या? लेकिन अभी तक तो हम लोगों को कॉटेज में रहना होता था। कुछ भी हो, लेकिन मुख्य खतरे से तो दूर ही रहते थे। बबीता, हाँ, इस बार तो काली हवेली के अंदर ही रहने को कह रहे हो। धर्मेंद्र, मैडम, कंपनी का तो यही निर्देश है। कुलश्रेष्ठ जी, अब वो क्या कर सकता है? वो तो वही बता रहा है जो कंपनी ने उसे बताया है। धर्मेंद्र, कंपनी से फोन आया था कि आप लोगों को दूसरे माले में रहना है। उसी माले को साफ सुथरा कर दिया गया है। दूसरे माले में चारों ओर कुल 6 कमरे हैं, जिनमें से 5 कमरों को साफ किया गया है। जिनमें से पहले कमरे में शर्मा जी, जानकी जी, दूसरे कमरे में रमेश जी और बबीता जी, तीसरा कमरा जो आकाश जी और श्वेता जी के लिए था अब खाली रहेगा। चौथे कमरे में ललिता जी और ओबेरॉय जी, 5वें कमरे में कुलश्रेष्ठ जी और 6वें कमरे में विद्याचरण जी रहेंगे। हवेली के प्रथम तल में बीच में एक हॉल है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। प्रत्येक तल के कमरे इन्हीं कमरों के ऊपर बने हैं। प्रथम तल के हॉल में उतरने के लिए प्रत्येक मंजिल से गोलाई में सीढ़ियां उतरी हुई हैं। सभी हवेली की ओर धीरे धीरे चल पड़े थे। बबीता और रमेश की काली हवेली की ओर जाने की गति सबसे धीमी थी। बबीता और रमेश बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। धर्मेंद्र ने बबीता और रमेश के चेहरों के डर को भांप लिया था। धर्मेंद्र, कंपनी के निर्देश के अनुसार पुनः पूछ रहा हूँ कि जिन्हें भी लकी ड्रॉ से क्विट करना है, वे अभी क्विट करके
होटलिंग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही कंपनी की चेतावनी है कि इस हवेली से जिस तरह से लोग गायब हुए हैं उसे देखते हुए यहाँ पर आप लोग अपनी स्वयं की रिस्क पर रुकेंगे। बबीता ने पहले जानकी की ओर देखा तो अभी भी पीछे मुड़कर बार बार उसे घूर रही थी और फिर रमेश की ओर देखा। बबीता, रमेश रहने देते हैं, यहाँ से चलते हैं। रमेश ने बबीता का हाथ थाम लिया और धीरे से दोनों आंखों को बंद करके सहमति जाहिर की। रमेश, धर्मेंद्र जी, हम भी इस लकी ड्रॉ प्रतियोगिता से बाहर जाना चाहते हैं। धर्मेंद्र, ये आप लोगों का अंतिम फैसला होना चाहिए। मेरा या कंपनी का किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप लोग पुनः सोच सकते हैं। रमेश, हाँ, ये हमारा अंतिम फैसला है। अब सामने प्रतियोगी के रूप में केवल शर्मा जी, ललिता ओबेरॉय जी, कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण थे। धर्मेंद्र, आप बचे हुए लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? शर्मा जी ने जानकी की तबीयत को देखते हुए जानकी से पूछा। तुम ठीक हो जानकी? जानकी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, काली हवेली में चले। ललिता जी ने करण ओबेरॉय की ओर देखा, लेकिन दोनों ही किसी भी हालत में प्रतियोगिता से बाहर नहीं होना चाहते थे। ललिता जी और करण ओबेरॉय की धन के प्रति अटूट निष्ठा को धर्मेंद्र साफ देख सकता था। उन्हें धन के मोह ने निडर बना दिया था। धर्मेंद्र ने कुलश्रेष्ठ जी की ओर देखा तो उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। उनकी स्पष्टवादिता और ज्ञान को देखकर लग रहा था कि वे 7 क्या 70 दिन भी रहने से नहीं कतराएंगे। धर्मेंद्र ने विद्याचरण की ओर निगाह डाली, जो निडर था और कुलश्रेष्ठ जी की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुलश्रेष्ठ जी के रूप में पिता मिल गए हों, और जब तक कुलश्रेष्ठ जी रहेंगे तब तक तो विद्याचरण प्रतियोगिता से बाहर जाने की सोचेगा भी नहीं। धर्मेंद्र ने शर्मा जी की ओर देखा, जो पूरी तरह से जानकी जी के निर्णय पर निर्भर थे। जब धर्मेंद्र ने एक बार पुनः जानकी जी को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई है जिसके लिए जानकी जी कुछ भी करने को तैयार है। वे प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं, अब प्रतियोगिता उनके बिना अधूरी जान पड़ती थी। रमेश, बबीता, आकाश और श्वेता को छोड़कर अन्य सभी प्रतिभागी हवेली की ओर चल दिए। रमेश, बबीता, आकाश और श्वेता वापस बस में चढ़ गए। हवेली की ओर बढ़ रहे प्रतियोगियों ने पुनः पीछे मुड़कर धर्मेंद्र और घनश्याम की ओर देखा। धर्मेंद्र पीछे मुड़ा और बस पर चढ़ गया। घनश्याम धर्मेंद्र के पीछे पीछे बस पर चढ़ा और हेल्पर की सीट में चला गया। शेष प्रतिभागियों के देखते ही देखते बस उन्हें उस सुनसान काली हवेली के सामने छोड़कर जा चुकी थी। रात्रि 11 बजे। 5 सितारा होटल। शैलजा, उपाध्याय जी, शाम से होटल की टीवी और इंटरनेट सब बंद है। आपको कुछ कारण पता है? उपाध्याय जी, नहीं, लेकिन रिसेप्शन में भी टीवी बंद थी। होगी कोई प्रॉब्लम, हमें क्या? फोन की घंटी बजने पर शैलजा ने कहा। उपाध्याय जी, फोन है, जरा देखिए तो, रिसेप्शन से ही होगा। उपाध्याय जी फोन पर बोले। हेलो। फोन पर, आप लोग तैयार होकर तुरंत होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचिए। डीके एंड कंपनी के निर्देश हैं। उपाध्याय जी फोन रखकर, शैलजा, कंपनी के निर्देश हैं, अभी तैयार होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचना है। शैलजा, ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात? उपाध्याय जी, ये तो वहीं चलकर पता चलेगा। दूसरे कमरों में आकाश, श्वेता और रमेश, बबीता भी लौटकर खाना खाने की तैयारी में थे कि उन्हें भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने के निर्देश प्राप्त होते हैं। आकाश श्वेता से, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग आए हैं, अब क्या हो गया? श्वेता, ऐसा तो नहीं,
कि फिर से वहीं भेज रहे हो? आकाश, तुम तो कुछ भी सोचती रहती हो। चलो वहीं चलकर देखते हैं। रात्रि 11:10 पर 5 सितारा होटल कॉन्फ्रेंस हॉल। टीवी चैनल वालों, कैमरामैन और पत्रकारों से कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ है। टीवी पर सीधा प्रसारण चल रहा है। टीवी चैनल का पत्रकार कैमरे पर। हम अपने दर्शकों को शाम को ही बता चुके हैं कि डीके एंड कंपनी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है। हम सभी को उस जानकारी का बेसब्री से इंतजार है। शायद हमारा इंतजार खत्म हुआ। कॉन्फ्रेंस हॉल में डीके एंड कंपनी के पीआरओ अपने सहायक के साथ प्रवेश करते हैं। उनके आगे पीछे 4 बॉडीगार्ड भी प्रवेश करते हैं। वे सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टेज पर चले जाते हैं। स्टेज के सामने सभी न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों के माइक और कैमरे लगे हुए हैं। स्टेज पर लगी 2 कुर्सियों में से दाहिनी कुर्सी पर पीआरओ और बाईं कुर्सी पर उनके सहायक फाइल में कुछ पेपर्स लेकर बैठ जाते हैं। उपाध्याय जी और जानकी जी को कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे से जरा दूर ही रोक लिया जाता है, जहां से वे आकाश, श्वेता और रमेश बबीता से मिलते हैं। पीआरओ बोलना प्रारंभ करते हैं। हम आप सभी लोगों, दर्शकों, प्रशासन और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहते हैं, जिनके सहयोग से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा सकी। डीके एंड कंपनी हमेशा से ही कुछ नया करने के लिए देश और विदेश में जानी जाती है। इसका सीधा उद्देश्य लोगों के बीच उत्साह बनाए रखना और सीधे तौर पर अपने ब्रांड का प्रचार करना है। आयोजित लकी ड्रॉ पूरी तरह से मन का खेल था। कुल 7 प्रतिभागी चुने गए, जिनमें से 5 ने अपने साथियों के साथ हिस्सा लिया और 2 अकेले ही शामिल हुए। वर्तमान में विक्रम उपाध्याय, उनकी पत्नी शैलजा उपाध्याय, आकाश दवे, उनकी पत्नी श्वेता दीवान दवे और रमेश सिन्हा, उनकी पत्नी बबीता सिन्हा ने स्वयं की मर्जी से लकी ड्रॉ की प्रतियोगिता को छोड़ दिया है। कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे से इन सभी को अंदर लाया जाता है और हॉल के किनारे लगी कुर्सियों में बैठने हेतु अनुरोध किया जाता है। सभी 6 लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। पीआरओ पुनः बोलना प्रारंभ करते हैं। लकी ड्रॉ के प्रतियोगियों को पहली रात सजल वन, दूसरी रात पुराने महल और तीसरी रात काली हवेली में बितानी थी। सभी पत्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जब शेष सभी प्रतिभागी हॉल में प्रवेश करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में बाकी प्रतिभागी राजकुमार शर्मा जी, उनकी पत्नी जानकी जी, ललिता जी और उनके पति करण ओबेराय जी, कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण प्रवेश करते हैं और उन्हें भी हॉल में प्रतियोगिता को पहले छोड़ चुके प्रतियोगियों के साथ बिठा दिया जाता है। एक पत्रकार, क्या प्रतियोगिता खत्म हो गई? पीआरओ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये प्रतियोगिता मन का खेल थी, यानी यह प्रतियोगिता 6 रात और 7 दिन की नहीं, वास्तव में 2 रात और 3 दिन की थी। बाकी के अतिरिक्त दिनों को बताने का मकसद लोगों के मन से खेलना ही था। आप ये नहीं जानते कि 7 में से एक प्रतिभागी ने दूसरे दिन और 2 प्रतिभागियों ने आज यानी तीसरे दिन प्रतियोगिता को छोड़ा है, वो भी केवल शेष बचे हुए दिनों की अनिश्चितता के भय से। यदि उन्हें पता होता कि उनके प्रतियोगिता छोड़ने या प्रतियोगिता में बने रहने में कुछ ही मिनटों का फर्क है, तो वे कभी इस प्रतियोगिता को नहीं छोड़ते। प्रतियोगिता छोड़ चुके लोगों में सबसे ज़्यादा रमेश बबीता और आकाश श्वेता को इस बात का दुख हुआ जब उन्हें यह पता चला कि केवल वहाँ रहने का निर्णय उन्हें विजेता बना सकता था, जबकि वास्तव में रहना ही नहीं था। पीआरओ, मैं फिर से बताना चाहूँगा
कि जिस तरह का वातावरण और परिस्थितियां थीं, उनमें साधारणतः किसी का भी वहां एक रात भी रहना सरल नहीं था। इसलिए मैं कंपनी की ओर से सभी प्रतियोगियों को बधाई देता हूं। पत्रकार: आपको नहीं लगता कि कंपनी ने तथाकथित ऐसे स्थानों पर प्रतियोगियों को भेजकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है? अन्य पत्रकार भी इस बात पर सहमत नजर आते हैं। पीआरओ: थोड़ा सब्र रखें, आपको इसका भी उचित जवाब मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स को और उनके स्टाफ को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ ही उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चूंकि डीके एंड कंपनी ने उनकी सुपर लग्जरी बस, जिसे उन्होंने हमारे निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया था, को 7 दिनों के लिए बुक किया गया था, इसलिए उन्हें पूरे 7 दिनों का भुगतान प्रदान किया जाएगा। यह कहते हुए पीआरओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पत्रकार भी इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स को भेजी गई सूचना के अनुसार ट्रेवल्स के मालिक, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और अन्य स्टाफ टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे, जबकि धर्मेंद्र और घनश्याम अभी अभी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर किनारे पर खड़े हो गए थे। रमेश कुलश्रेष्ठ जी से बोला, हम लोगों को तो धर्मेंद्र और घनश्याम बस से ले आए थे, फिर आप लोग कैसे आए? कुलश्रेष्ठ जी: आप लोग निकले हैं, उसके बाद हम लोग हवेली में पहुंच भी नहीं पाए थे कि दूसरी ओर से डीके एंड कंपनी की बस हमें लेने आ गई और वो हमें यहाँ ले आई। बाकी की जानकारी अभी हम लोगों ने यहाँ आकर सुनी। पीआरओ: हम अधिकृत तौर पर इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित कर रहे हैं और वे नाम हैं पंडित राम कुमार शर्मा, ललिता ओबेराय, भानु कुलश्रेष्ठ और विद्याचरण। इन चारों को कंपनी की ओर से बहुत बहुत बधाई। कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देख रहे दर्शक, विशेषकर प्रतिभागियों के घर वाले, अत्यंत प्रसन्न थे। पीआरओ: चूंकि प्रतिभागियों के साथ गाड़ी के ड्राइवर धर्मेंद्र ने सबसे ज़्यादा समय बिताया है और वे उन स्थानों पर भी गए हैं, अतः मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि वे उन स्थानों एवं वहाँ प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में हमें विस्तार से बताएं। सभी प्रतिभागी चूंकि धर्मेंद्र से 3 दिनों से अच्छे घुल मिल गए थे, इसलिए स्टेज पर उसे बुलाने पर भी सभी प्रसन्न थे। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। धर्मेंद्र, जो अभी भी सफ़ेद वर्दी में था, स्टेज पर पहुंचता है और दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स की रिसेप्शनिस्ट धर्मेंद्र को टीवी पर देखकर मुस्कुराते हुए सोची, ये तो टीवी पर आकर स्टार बन गया। वैसे पर्सनालिटी भी स्टार से कम नहीं है। धर्मेंद्र अपनी वर्दी की सफ़ेद कैप उतारते हुए बोला, जब मुझे पीआरओ साहब ने स्टेज पर बुला ही लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा कुछ पर्दे में रखना चाहिए। कहते हुए धर्मेंद्र मुस्कुरा दिया। अंजना पत्रकार आश्चर्य से, जहाँ तक हमें लगता है, धर्मेंद्र पुनः मुस्कुराते हुए, जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार यानी डीके। हॉल में उपस्थित सभी लोग एवं टीवी के जरिए देख रहे सभी दर्शक स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पीआरओ मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर धर्मेंद्र कुमार के पीछे पहुंच जाते हैं। अब स्टेज धर्मेंद्र कुमार के हवाले था। धर्मेंद्र कुमार यानी डीके, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैंने खेल को रोचक बनाने के लिए अपनी पहचान छिपाए रखी, इसलिए मैं इस दौरान सार्वजनिक रूप से आप लोगों के समक्ष नहीं आया। केवल प्रतिभागियों को उनके
बस ड्राइवर के रूप में ही मिला। और हाँ, मैं आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स से भी क्षमा चाहूँगा कि मैंने उनके ड्राइवर एवं बस सहायक को उन्हें पूरी जानकारी देकर अपनी होटल में मेहमान बनाकर रखा, जिससे मैं और मेरे पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर घनश्याम दास जी उनकी जगह ले सकें। ट्रेवल्स की रिसेप्शनिस्ट आश्चर्य से लेकिन मुस्कुराते हुए, ओह, मतलब मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा था, तभी इनमें ऑफिस आने पर मैं स्वतः ही खड़ी हो गई थी। धर्मेंद्र कुमार, मैं आप सभी प्रतिभागियों से क्षमा चाहूँगा, लेकिन चूंकि यह खेल ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया था जिसमें यह आवश्यक था। वैसे मैं एक और बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि तीनों जगह सजल वन, पुराना महल और काली हवेली हमारे द्वारा बनाए गए स्थान थे। हमने केवल इन नामों का ही उपयोग किया है। सभी प्रतिभागी एक दूसरे को देखते हैं। पत्रकार जो अब तक ऐसे स्थानों पर प्रतिभागियों को बिना अनुमति ले जाने पर आपत्ति दर्शा रहे थे, वे भी शांत हो गए थे। धर्मेंद्र कुमार, जी हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि फिल्मों के लिए परिदृश्य तैयार किए जाते हैं। इसी कारण हमने प्रतिभागियों को ले जाते समय बंद गाड़ी का प्रयोग किया, जिससे उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है ज्ञात न हो सके। उन्हें वही आभास हो रहा था जो हम उन्हें बता रहे थे। वैसे प्रतिभागियों से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कंपनी की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते थे। जो भी निर्देश कंपनी की ओर से दिए जाते थे वे मैं ही उन्हें देता था, हालांकि वे सभी नियमों के दायरे में थे। अन्य प्रतिभागियों के साथ कुलश्रेष्ठ जी भी हतप्रभ थे। धर्मेंद्र कुमार, आप सभी प्रतिभागी हर पल पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और डीके एंड कंपनी की निगरानी में थे। जब आप लोग कॉटेज में थे तो हर जगह एक अतिरिक्त कॉटेज था, जिसे हम लोगों ने कंपनी के द्वारा हम लोगों को दिए गए कॉटेज बताए गए थे। वास्तव में वे सीसीटीवी की कंट्रोल यूनिट थी, जहां से आप लोगों की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही थी। धर्मेंद्र कुमार मुस्कुराते हुए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि गोपनीय कमरे केवल कॉटेज के बाहर ही थे, जिनके सबूत कंपनी द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार मुस्कुराते हुए उपाध्याय जी, शैलजा जी, आकाश, श्वेता, रमेश और बबीता धर्मेंद्र कुमार की ओर इशारा करते हैं। मैं अतिरिक्त रूप से लकी ड्रॉ में प्रत्येक रात के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करता हूं। उपाध्याय जी, शैलजा, आकाश, श्वेता, रमेश और बबीता धर्मेंद्र कुमार की ओर आश्चर्य से देखते हैं। धर्मेंद्र कुमार, हाँ, आप लोगों ने सही सुना। विक्रम उपाध्याय जी को 10 लाख, आकाश दवे जी और रमेश सिन्हा जी को 20-20 लाख रुपए के सांत्वना पुरस्कार की घोषणा डीके एंड कंपनी की ओर से की जा रही है। जीते हुए 4 प्रतिभागियों में कुल 7 करोड़ रुपए बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, लेकिन सरकारी नियमानुसार टैक्स काटकर। दर्शक, सभी प्रतिभागी और उनके घर वाले तालियां बजा उठते हैं। धर्मेंद्र कुमार, इस प्रतियोगिता में साबित कर दिया कि हर चीज़ और हर परिस्थिति का संबंध मन से होता है। हमारे मन के अनुसार ही हम जीवन जीते हैं और ये मन ही हमारे शरीर का कंट्रोलर है। क्यों कुलश्रेष्ठ जी, क्या कहते हैं? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कुलश्रेष्ठ जी हंसकर दोनों हाथ जोड़ देते हैं। धर्मेंद्र कुमार जानकी जी की ओर देखते हैं और उन्हें सीसीटीवी में फुटेज की याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने जानकी को जंगल वाली आधी रात को कॉटेज की खिड़की के पास घूमते हुए देखा था। दूसरी रात पुराने महल में बिना कुछ हुए ही
जानकी जोरों से चीखी थी और उसके बाद रात को श्वेता और बबीता के कॉटेज की खिड़की के बाहर घूमकर उनके मन में डर पैदा किया था। धर्मेंद्र कुमार ने जानकी के दिमाग का लोहा मान लिया था। जब रमेश उपन्यास झाड़ियों में छोड़कर आया और जानकी ने डराने की योजना बनाकर उसी उपन्यास की दूसरी प्रति, जो आकाश ने घनश्याम से बस में से चढ़ने के लिए ली थी, उठाकर रमेश के सोफे में रख दी थी, और वह भी उस समय जब श्वेता, आकाश, बबीता और रमेश पुराने महल की बाउंड्री से बाहर गए हुए थे। धर्मेंद्र कुमार जब जानकी की ओर देख रहे थे तब जानकी समझ चुकी थी कि धर्मेंद्र कुमार ने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। जानकी जानती थी रमेश शर्मा के पेट में कोई बात तो पचने वाली है नहीं, इसलिए उनसे भी इसे राज रखना सही समझा। जानकी जी ने धर्मेंद्र कुमार की ओर देखकर अपने हाथ जोड़ दिए। धर्मेंद्र कुमार, मैं एक बार फिर सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर जानकी जी और कुलश्रेष्ठ जी का, जिनके कारण इस खेल में रोमांच और ज्ञान दोनों का ही अनुभव हुआ। धर्मेंद्र कुमार अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी प्रतिभागियों सहित समस्त उपस्थित जन हंस देते हैं। धर्मेंद्र कुमार के स्टेज से उतरते ही घनश्याम दास जी पास आते हैं। चले धर्मेंद्र दादा। घनश्याम दास की बात सुनकर धर्मेंद्र कुमार जोर से हंसकर उसकी पीठ पर थपकी देते हैं और हॉल से बाहर जाने लगते हैं। पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। रात के 12 बज जाने के बाद भी कुछ देर तक विभिन्न समाचार पत्रों एवं चैनलों के पत्रकार सभी प्रतिभागियों एवं विजेताओं का इंटरव्यू लेते हैं और फिर चले जाते हैं। PRO प्रतिभागियों को सूचित करते हैं कि उनके लिए 7 दिनों तक होटल में रहने का विकल्प है, लेकिन यदि वे चाहें तो सुबह यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। उन्हें कंपनी की गाड़ी में घर तक पहुँचा दिया जाएगा। प्रतिभागियों के बहुत से प्रश्न थे जिनके बारे में वे जानना चाहते थे। प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिलने के बाद वे स्वयं पर हंस रहे थे तो कुछ अफसोस भी कर रहे थे। साथ ही इस लकी ड्रॉ में मन के खेल को समझ रहे थे, जैसे किस तरह रोने चिल्लाने की आवाज़ें उपलब्ध कराई गई, किस तरह पुराने महल में पालतू पक्षियों को रखा गया, जिस तरह महल बनाया गया, किस तरह काली हवेली का बाहरी हिस्सा तैयार किया गया क्योंकि अंदर का हिस्सा बनाया ही नहीं गया था, उसके बारे में केवल बताया गया था। सबसे ज़्यादा शर्मा जी को तब आश्चर्य हुआ जब पवन के लिए लकी ड्रॉ जीतने के लिए जानकी जी ने स्वयं ही अजीब हरकतें करके अन्य प्रतिभागियों को डराना प्रारंभ कर दिया था, और ये नाटक उनके द्वारा प्रारंभ हुआ था रात में अनायास ही चीखने के बाद। कुछ भी हो, लेकिन जानकी जी ने अपने बेटे पवन के लिए शोरूम खोलने में खुलकर योगदान दिया था। शर्मा जी जानकी जी के इस अभिनव शैली से आश्चर्यचकित लेकिन प्रसन्न थे। उपाध्याय जी को अब शैलजा के ताने नहीं सुनने पड़ते थे, क्योंकि शैलजा समझ चुकी थी कि आनंद केवल अपने जीवन को जीने में है, ना कि किसी अन्य के जीवन से तुलना करने में। साथ ही यह भी जान गए थे कि जितना है पर्याप्त है। वैसे मिलने वाले 10 लाख उनके जीवन में अतिरिक्त खुशी का हिस्सा थे। रमेश और बबीता को 20 लाख मिल जाने के कारण मैथिली की पढ़ाई की चिंता खत्म हो गई थी। आकाश और श्वेता, जो अब तक केवल धन कमाने में ही व्यस्त थे, एक दूसरे की परवाह करना और इनाम की राशि डाउन पेमेंट में देकर जो नया घर लिया था उसमें जीवन जीना सीख गए थे। मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय ने अपनी कंपनी की यूनिट बिकने से बचा ली थी। एक अभूतपूर्व परिवर्तन यह आया कि ललिता ओबेरॉय किटी पार्टियां छोड़कर अब करण ओबेरॉय के साथ ऑफिस के कामों में ध्यान देने लगी थी। वैसे यह किटी पार्टी के साथ धोखा था, क्योंकि लकी ड्रॉ में जाने का रास्ता किटी पार्टी से ही आया था। विद्याचरण
डीके एंड कंपनी से मिली हुई रकम और कुलश्रेष्ठ जी से मिले ज्ञान की सहायता से खुद का व्यापार चालू करके अपने दादा दादी के साथ खुश था। कुलश्रेष्ठ जी अपनी पत्नी को लेकर दुनिया घुमाने निकल गए थे। इससे उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिली। साथ ही वे अपनी पत्नी का सपना भी पूरा कर सके। जब वे भ्रमण कर रहे थे तभी धर्मेंद्र कुमार का फ़ोन आया और उन्होंने भ्रमण के बाद उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। धर्मेंद्र कुमार यानी डीके को लगता था कि कुलश्रेष्ठ जी से अभी बहुत कुछ सीखना शेष है, जबकि कुलश्रेष्ठ जी स्वयं ही धर्मेंद्र कुमार के दिमाग का लोहा मान चुके थे। शाम के 8:15 बजे कार हाईवे पर इस तरह चल रही है जैसे उसमें सवार शर्मा जी कहीं पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सफ़र का आनंद लेने के लिए गाड़ी चला रहे हों। बीच बीच में कुछ गाड़ियां तेजी से उनकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए निकल रही थी। बड़ी गाड़ी में लंबे सफ़र पर जाने का आनंद ही अलग है। शर्मा जी ने नई गाड़ी चलाते हुए जानकी जी की ओर देखकर कहा, जानकी, हाँ वो तो है। ये अच्छा हुआ कि अब पवन का मन दुकान में लगने लगा है, इस कारण आपके साथ मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, दुकान नहीं शोरूम बोलो। लेकिन हाँ, जिस तरह से पवन ने व्यापार संभाला है उसकी तारीफ करना तो बनती है। जानकी, पंडित जी देखिए, वो महिला अंधेरे में अकेली चली आ रही है। शर्मा जी, तो क्या हुआ? वर्तमान में महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर है क्या? देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों से आगे घेरे में चली आ रही महिला के बगल से निकलकर आगे बढ़ जाती है। जानकी मुस्कुराते हुए, हाँ ये तो आपने सही कहा। अब वो देखिए, सामने फिर से कोई महिला चली आ रही है। लेकिन ये जानकी की आवाज़ डर के कारण लड़खड़ा जाती है। शर्मा जी को समझ पाते उससे पहले गाड़ी उस महिला के बगल से निकल जाती है। शर्मा जी, क्या लेकिन जानकी, ये तो फिर से वही महिला थी जो अभी शर्मा जी की धड़कनें तेज हो गई थी। उनके मन में ना जाने कितने विचार आकर परिदृश्य तैयार करने लगे। शर्मा जी ने घबराकर गाड़ी की गति तेज कर दी। जानकी ने शर्मा जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी, अब लगा कि हम बैलगाड़ी में नहीं कार में चल रहे हैं। शर्मा जी ने आश्चर्य से जानकी की ओर देखा और कुछ ही पलों में माहौल हंसी के ठहाकों में तब्दील हो गया।